मैं आप लोगों से समाज कार्य के संबंध में आज जो चर्चा करने चल रहा हूँ, समाज कार्य का सेकंड प्रश्न पत्र है। ये जून 2019 का है। जून 2019 का समाज कार्य का, सॉरी 19 नहीं है, 2009 है। ठीक है भाई, जून 2009 का। हाँ, 2009 का है। ठीक है, जून 2009 का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है और बहुत ध्यान से करिएगा, समझिएगा प्रश्न को, उसके बाद करिएगा। पहला प्रश्न ये है आपके सामने कि अवधारणाओं को क्या कहा गया है। अवधारणाओं को क्या कहा जाता है, बताइए जरा। शाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है ना आप लोगों को, मेरे यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ वगैरह जाती है कुछ? नहीं सर। चलो फिर ठीक है। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सभी लोग कह रहे हैं, सिद्धांत का निर्माण करेगा। देखो, सिद्धांत का निर्माण तो शोध का, वहाँ पे तो काम सही माना जाएगा, वो आपका सिद्धांत का निर्माण सत्य माना जाएगा। लेकिन अवधारणाओं को क्या कहा जाता है? अवधारणाओं को सामान्य विचार कहा जाता है, सामान्य धारणा की जाती है और उसका वास्तविकता के बारे में बात करता है। तो ऐसी कंडीशन पे कार्य कारण स्पष्टीकरण हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डी नहीं होगा। सामाजिक शोध के सोपान और परिचालन का सोपान होगा, या सिद्धांत के निर्माण के परिखंडन में ये तीनों के तीनों की जो भूमिका होती है रिसर्च का होता है। कार्य कारण स्पष्टीकरण जो किया जाता है वो सामान्य धारणा और विचार और वास्तविकता का जब वर्णन होता है वह कहलाता है अवधारणा। तो अवधारणा का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न अच्छा है। ठीक है, प्रश्न ये है कि स्वतंत्र चरों को सामान्यतः किस अक्ष पर दिखाया जाता है। तो अब आपको मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट चीज़ समझाऊंगा जो इसको आप समझ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है जी। तो ये आप देखते हैं, अब मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए ज़रा अच्छे से। ये आप देखते हैं तो इस तरीके का आपका सामने जो प्रोबेबिलिटी का बनाया जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व जो बनाया जाता है, इसी के आधार पर बनाया जाता है। तो ये आपका जो होता है नीचे का, इसे बोला जाता है स्वतंत्र, और ये होता है यक्ष अक्ष, इसको बोला जाता है स्वतंत्र। मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। स्वतंत्र वेरिएबल्स इसमें आते हैं सारे के सारे, और इसको बोला जाता है क्षैतिज, इसको बोला जाता है क्षैतिज। और ये अगर मैं बात करूं तो ये इसमें होता है सारे के सारे, जैसे आपने यहाँ पे देखा 1 3 मतलब 2 3 4, ठीक है भाई, इस तरीके का नंबर देखते हैं, ये स्वतंत्र चर होते हैं। इधर जो सारे होते हैं ये होता है वाई अक्ष, और इसको बोला जाता है आश्रित चर। ठीक है भाई, देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है, मैंने देखो अभी समय दिया था उनको ना, मैंने टाइम दिया था 4 मिनट में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए उसका, है ना। ठीक है, देखिए ये गलत चीज़ है ना। चलिए 1 मिनट। ठीक है भाई, ठीक है। तो अभिनव जी, अभी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ये समय से आप ज्वाइन हुआ करें। ठीक है भाई, क्लास में 8 बजे से चलती है, सभी लोगों से बता रहा हूँ 8 बजे से डेली चलती है, तो समय से आप लोग ज्वाइन हुआ करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ध्यान से सुनिए। और यहाँ आपका जो आता है वाई अक्ष, इसको बोला जाता है आश्रित, इसको क्या बोला जाता है? आश्रित चर बोला जाता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। और इसको ऊर्ध्वाधार बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वाधार बोला जाता है। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक है आप लोग, तो जो स्वतंत्र चर होता है ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से यक्स एक्सिस पर, जिसको एक्स अक्ष बोलते हो, क्षैतिज रेखा पर डिफाइन किया जाता है। तो जरा मुझे बताइए, स्वतंत्र चर पूछा था यहाँ पर, तो आप बताइए किस अक्ष पर होगा, वाई पर कि यक्स पर? अब मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, बस बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना। ये हो गया आपका यक्स अक्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, इस बार प्रश्न 2021 में पूछेगा, यहाँ पे स्वतंत्र के बजाय लिखेगा आश्रित चर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपको अक्ष वैसे ही प्रश्न दे देगा, बाकी आप लोग यहाँ पे आसानी से कर लेंगे फिर वाई। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, प्रश्न नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित युगों, मतलब यहाँ पर आपको जोड़ा बनाना है, सम्मिलित करना है, तो सही मिलान कीजिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम बताइए जरा मुझे, कब लाया गया था? औद्योगिक विवाद अधिनियम आप लोगों को पता होना चाहिए, 1947 में। मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे इस औद्योगिक विवाद अधिनियम में सुलझाने की जो समस्या होती है
उसको किस तरीके से निपटारा किया जाएगा, उस समस्या का निजात कैसे किया जाएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है और मैंने आप लोगों को बताया भी है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। सामूहिक सौदेबाजी होता है, ऐच्छिक पंच निर्णयन होता है और सुलह होता है, मध्यस्थता होता है, मध्यस्थता सोशल वर्कर बेसिकली यहाँ पर आ जाता है मध्यस्थता में, और अधिनिर्णयन होता है, और आपका होता है अनिवार्य जांच। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके माध्यम से औद्योगिक विवाद अधिनियम को क्या करते हैं, हम समस्याओं को निपटाने की बात कर लेते हैं। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 है। ये देखो आपको तो ये 4 के 4 याद होनी चाहिए। और मैंने आप लोगों को आज भी एक ग्रुप में PDF आप लोगों को शेयर किया है, मजदूरी से सारे अधिनियम, सारे के सारे अधिनियम मजदूरी से जितने आते थे सारे शेयर किए हैं आप लोगों को, तो उसको ध्यान रखिएगा, वहाँ से प्रश्न आएगा, 2 नंबर मिलेंगे आप लोगों को वहाँ से, श्योर है। 7-8 पेज का सिर्फ है और मैं उसमें सिर्फ दिया हूँ बेसिक चीज़ें, प्लस में दिया हूँ वर्ष याद करने के लिए आप लोगों को, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 1869 में मैं आपको एक बात बता दूँ, पहला जो केंद्रीय अधिनियम था वो आया था 1941 में, 1941 को लाया गया था। लेकिन राज्यों में जो मातृत्व हित लाभ की बात हुआ तो उस अधिनियम को एक रूपता में जब लाया गया तो भारत सरकार ने 1961 में केंद्रीय मातृत्व हित लाभ अधिनियम बना दिया था। हाँ बताइए क्या करें आप, बोलिए। हाँ आवाज़ मेरी जा रही है क्या आप लोगों के पास, कोई डाउट कोई दिक्कत वगैरह बताइए। ठीक है भाई, चलिए आप लोग बीच में बोल देते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है, बाकी किसी को कोई डाउट वगैरह या मतलब डाउट के मतलब ये कि आवाज़ वगैरह क्लियर ना जाए तो अगर मेरी स्क्रीन शेयर ना हो तो आप लोग बोल दिया करें ना। चलिए ठीक है भाई। तो मातृत्व लाभ अधिनियम की अगर मैं बात करूँ तो 1961 में ये लाया गया था और आपको ये पता हो चुका है। ठेका मजदूर अधिनियम के बारे में भी मैंने आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर रखा है, इसे ध्यान रखिएगा। 1970 यानी 1970 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बचा आपके पास एक, तो अब इसमें से कौन सा होना चाहिए आप बताइए जरा। 1948 होना चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हुआ, कौन सा, ABCD में से बताइए। वेरी गुड, इसी तरीके से आपको करना है। तो जो एक आध मैंने पॉइंट बोला है ना, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, थोड़ी थोड़ी बातें भी याद रखिए, उसमें जानिए आप लोग। निम्न देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से आपसे बोला जा रहा है कि संज्ञानात्मक चर कौन सा नहीं है। तो संज्ञानात्मक चर का मतलब होता है यहाँ पे नॉमिनी से रिलेटेड कर रखा है कि नॉमिनल वेरिएबल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो पहली मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, इसी का एक और नाम है, उसको बोला जाता है श्रेणी। क्या बोला जाता है, श्रेणी चर, या आप इसे कह दीजिए श्रेणीबद्ध चर कह लीजिए, यही नाम है। तो एग्ज़ाम में आप लोगों से इस बार पूछा जाएगा श्रेणीबद्ध, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये संज्ञानात्मक ही चर है, ठीक है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें विशेष नाम हो या लेबल हो, इसके आधार पे क्लासिफाइड किया जाता है। और एक बात और, ये गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे नस्ल हो, लिंग हो, नाम हो, फ़ोन हो, धार्मिक एक्टिविटी हो, कॉलेज हो, इन सभी क्रियाविधि को नॉमिनी वेरिएबल का उदाहरण मान लिया गया है। तो जो संज्ञानात्मक या श्रेणीबद्ध का चर के अंतर्गत आता है तो एक बौद्ध आ जाएगा आपका। कैथोलिक ईसाई धर्म का एक मुख्य शाखा के रूप में जाना गया है, तो बेसिकली ये धार्मिक को रिलेट कर जाता है। तो धार्मिक बौद्ध को भी रिलेट करेगा, प्लस में कैथोलिक को भी रिलेट कर जाएगा, तो इसलिए ये भी माना जाएगा और ये भी माना जाएगा। और भारतीय की बात करो तो भारतीय तो भाई जाहिर सी बात है, नॉमिनी तो है ही है ऑलरेडी, तो आपको पता ही है, ये साफ शब्दों में दिखाई भी दे रहा है, और ये भी हो जाएगा। और प्रश्न है आप लोगों से नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा IQ। IQ का नाम सुना ही होगा, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। जब विलियम स्टर्न ने सबसे पहले जब IQ के बारे में दिया था, IQ का एक फार्मूला याद रखना, सबसे पहले जनक इसी को माना जाता है, IQ = MA/CA कर रखा है। लेकिन विलियम स्टर्न ने सन 1915 में इसको, टर्मन ने 1915 में, टर्मन नाम आता है, टर्मन ने 1915 में IQ = MA/CA × 100 करते हुए इसने IQ का क्लासिफिकेशन कर दिया, IQ का क्लासिफिकेशन कर दिया, बुद्धि लब्धि का
वर्गीकरण कर दिया। जैसे आप जानते हैं 140 प्लस होता है तो प्रतिभाशाली बच्चा हो जाता है ना। इस तरीके की जो कैटेगरीज वगैरह डिवाइड की गई है 90 से 110 के बीच में सामान्य होता है, ये टर्मन का ही है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ये उसका नॉमिनल के आधार पर ये संज्ञानात्मक चर और श्रेणीबद्ध चर के अंतर्गत नहीं आता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। देखिए यहाँ आपने ये बहुत ही फेमस, इसको इम्पोर्टेंट करिएगा, आईएमपी करिए इस प्रश्न को, आईएमपी करिए। और यहाँ पर देखिए वाई सर्वाइव करके लिखा हुआ है, वाई सर्वाइव बीइंग ओल्ड इन अमेरिका, ये किताब का नाम है, ये किताब का नाम है। और मैं आपको बता दूं इस किताब के बारे में 1975 में, इस किताब को 1975 में बटलर आर एन के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बटलर आर एन के द्वारा। लेकिन हार्पर का जो नाम आता है, हार्पर ने इसको प्रकाशित किया था, बटलर आर एन ने इसको लिखा था, प्रकाशन जो हुआ था हार्पर हुआ था। तो प्रकाशन करके आप यहाँ पे लिख लीजिए, प्रकाशन जो हुआ था वो हार्पर का नाम आता है, ये ध्यान रखिएगा। इन हार्पर रो के द्वारा क्या किया गया था, इसको प्रकाशित किया गया था। अतमर सेन का नाम आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं, अर्थशास्त्री के ये जनक है माने जाते हैं, इंडिया के हैं। और 1998 में नोबल पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, भारत रत्न से पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। एलिगेशन में प्रश्न बनता है कि अतमर सेन को भारत पुरस्कार मिला है या भारत रत्न पुरस्कार मिला है, नोबल पुरस्कार मिला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नोबल पुरस्कार इनको 1998 में मिला था और भारत रत्न इनको मिला था 1994 में मिला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एलिगेशन वाले में प्रश्न में आते हैं इनका नाम। जिंदा है ना अभी? फिलीपींस, हाँ जिंदा है। फिलीपींस सी के बारे में बात करते हैं, फिलीपींस सी के बारे में बात करते हैं। तो आपने अभी मैंने आप लोगों से बताया था एजिंग के नाम, याद है किसी को? एजिंग याद है? एजिंग की अगर आप अध्ययन करेंगे तो ज़रा मुझे बताइए उसका क्या नाम होता है। अगर अध्ययन करने का जो एक प्रकार से आप लोग बोलते हो किसी चीज़ का, अगर आप वृद्धावस्था का अध्ययन करेंगे तो उसको, उस अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? बताओ ज़रा। एजिंग का अध्ययन करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? जोरोंटोलॉजी या ज़रा विज्ञान? जेरेंटोलॉजी, शाबाश, वेरी गुड। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था, इसको ध्यान रखिएगा एजिंग को। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एजिंग उम्र में बताया गया था और इन्होंने एजिंग के बारे में चर्चा की, किताब लिखा था इन्होंने। तो एक बात इसे ध्यान रखिएगा। और सेकंड थिंग, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इन्होंने सोशल थ्योरी और सोशल पॉलिसी के बारे में बात किया है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, सोशल थ्योरी एंड सोशल पॉलिसी के बारे में किस बंदे ने बात किया है? तो याद रखना आप सभी लोग, और ये नाम आता है फिलीपींस सी का नाम आता है। वृद्धा अवस्था में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम पूछा जाता है तो फिलीपींस का नाम आता है। वृद्ध अवस्था देख लो, फिलीपींस को लगा दो भाई, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, इसमें मार्गरेट मीड का नाम लो। देखो जॉर्ज मीड के बारे में बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मार्गरेट मीड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो मार्गरेट मीड जो हैं, इनका अगर कोई नाम आता है एग्ज़ाम में अगर, तो आप ध्यान रखना संस्कृति और प्रतिस्पर्धा को लेकर आता। 1970 में समाज कार्य में ये प्रश्न बेसिकली बनाया जाता है समाज कार्य में कि संस्कृति, अब सांस्कृतिक तो मेलिनोवस्की ने भी दिया है उसके बारे में, संस्कृति के तो सबके अलग अलग विचार है, लेकिन संस्कृति और प्रतिबद्धता के बारे में जब कभी प्रश्न आए आप लोगों से 1970 की, तो मार्गरेट मीड का नाम लगा देना, इनका सही माना जाएगा आप लोगों को। ठीक है भाई, प्रतिबद्धता क्या होता है? एक महिला थी ना? प्रतिबद्धता का मतलब एक दूसरे से रिलेट करने वाली क्रियाविधि, एक्टिविटी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर महिला थी ना ये? हाँ, जॉर्ज मार्गरेट मीड महिला है, ठीक है मीड। और इनकी एक और किताब, जैसे मैं बात करूं कमिंग ऑफ एज इन सोमा, तो सोमावा एक इनकी किताब है। इन्होंने किताब के बारे में जिक्र किया कि सोमावा में उम्र का आना, इस तरीके की चीज़ें, कमिंग ऑफ एज इन सोमा। तो इसको आप उतना ध्यान ना दें कि ये इम्पोर्टेंट, बट संस्कृति और प्रतिबद्धता बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि इन्होंने दूरी और संस्कृति का अध्ययन भी किया है। तो अध्ययन जब कभी एग्जाम में मिले, दूरी और संस्कृति का अध्ययन किसने किया है, तो बच्चे कहते हैं कि भाई क्योंकि
दूरी के बारे में तो उसका नाम फेमस है भाई समुदाय में, बोगार्ट्स का नाम, सामाजिक दूरी का मापन के क्रियाविधि में। तो ऑप्शन में आपको वो भी मिलता है, बोगार्ट से मिलता है। तो दूरी देखते हैं नहीं, बच्चे लगा देते हैं दूरी, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है यहाँ पर। तो दूरी और संस्कृति का अध्ययन 1953 में मार्गरेट जो है मीड का भी नाम आता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अवलोकन विधि। संस्कृति से तो एमएन श्रीनिवास भी है सर। जी, एमएन श्रीनिवास। हरमन श्रीनिवास, हरमन श्रीनिवास क्या है हरमन श्रीनिवास? नहीं एमएन श्रीनिवास सर, इनसे भी करना, ये भी करना संस्कृति पे। चलो कोई बात नहीं, आप उसको अगर रखें याद तो ठीक है। हम आपकी आवाज़ सही तरीके से स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं, बट आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि दूरी और संस्कृति के अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम मार्गरेट मीड है, इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए अवलोकन विधि का उपयोग के द्वारा सृजित आंकड़ों को क्या कहेंगे, बताइए जरा। प्राथमिक आंकड़े कहेंगे, गौड़ आंकड़े कहेंगे, अधि का मतलब होता है मेटा, मेटा एनालिसिस, विषय विश्लेषण कहेंगे, बताइए जरा क्या बोले। प्राइमरी डाटा बोलिए। प्राथमिक आंकड़े। ओके, बी भी कह रहे हैं, ए भी आ रहा है आपके कई जगह। चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। देखिए यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो जो आपका सेकेंडरी आंकड़े होते हैं जिसको आप बोलते हो यहाँ पे गौड़ आंकड़े, इसको आपको बताऊँ मैं, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के दौरान जब मात्रात्मक या औपचारिक किसी महामारी विज्ञान का अगर आप अध्ययन करते हैं या उसकी डिज़ाइन तैयार करते हैं तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम बोलते हैं कि एक प्रकार से हमने एनालिसिस कर लिया, तो मेटा एनालिसिस हो जाता है वो। तो मेटा एनालिसिस का जो प्रयोग होता है बेसिकली वो होता है, उसका प्रयोग मात्रात्मक तरीके से, औपचारिक तरीके से महामारी विज्ञान का अध्ययन की डिज़ाइन या अभिकल्पना तैयार करते हैं ये। और अगर मैं बात करूँ गौड़ आंकड़े के बारे में तो व्यक्तिगत प्रलेख, आप लोग तो पता होगा व्यक्तिगत तरीके का प्रलेख होता है, और एक होता है जीवन का इतिहास होता है। तो जीवन का इतिहास, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आत्मकथा हो या डायरी हो या पत्र हो, संस्करण हो या सार्वजनिक विधि हो, रिपोर्ट हो, इत्यादि चीज़ें जो है आपकी सेकेंडरी डेटा में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन आपसे अगर मैं बात करूं प्राथमिक आंकड़े को लेकर, तो प्राथमिक आंकड़े में आप ध्यान रखना अवलोकन की क्रियाविधि हो जाएगी, सृजित हो जाती है, प्रश्नावली हो जाती है, और आपका अनुसूची हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, व्यक्तिक अध्ययन हो जाता है, प्रक्षेपी विधि हो जाती है, समाज मिति होती है जिसको जेएल मोरोनो ने दिया था। तो इतनी बात आपको इसको दिया निकला। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप हरियंट की बुक देखेंगे तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियंट की बुक में। हरियंट की बुक में गौड़ आंकड़न की अगर मैं बात करूं आंकड़े का, तो वो आपका हरियंट में ए दे रखा होगा, तो वो गलत है आपका, ठीक है भाई। तो हरियंट में तो बहुत चीज़ें गलत हैं, ठीक है भाई। प्रकारात्मक एक अभिगम था, अप्रोच था, वो भी जस्सी ड्राफ्ट को लगा दिया उसने, तो वो भी आपका गलत ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न अगर मैं बताऊँ तो हरियंट के बारे में सिर्फ आप कंटेंट पढ़ें वो बेटर है, प्रैक्टिस ना करें उसका, ठीक है आप लोगों से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्राथमिक आंकड़ों के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो अच्छा क्लियर हो गया आप लोगों का। विषय विश्लेषण क्या होता है? विषय विश्लेषण का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी परीक्षण के आधार पे आप कोई प्रक्रिया यूज़ करते हैं, प्रक्रिया मतलब कोई प्रोसेस लगाते हैं किसी परीक्षण के आधार पे, ठीक है भाई। तो ऐसे में जो भी दस्तावेज होते हैं तो उसके कंपोनेंट के आधार पे आपने उसकी आवश्यकताओं का क्या किया है, अनुमान लगा लिया। जैसे आपने अनुमान लगा लिया तो ऐसे में आपकी इकाई हो सकती है, आपने अनुमान लगा के इकाई परीक्षण कर लिया हो, या तो हो सकता है एकीकरण परीक्षण कर लिया हो सकता है आपने सिस्टम परीक्षण कर लिया हो सकता है आपने स्वीकृत परीक्षण कर लिया हो। तो ये एक प्रकार से जो विषय विश्लेषण का परीक्षण होता है या ये परीक्षण अनुमान लगाए जाते हैं, और ये परीक्षण अनुमान लगाए तब जाता है जब उस व्यक्ति की आवश्यकता के आधार पर। तो आवश्यकता क्या है भाई, और जैसी आवश्यकता होगी उसके आधार पे हम उसके विषय को क्या करेंगे, विश्लेषण कर लेंगे, अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इकाई का काम करूँगा, इकाई का मतलब केस वर्क दे दूंगा, हो सकता है उसको एकीकरण की ज़रूरत है तो एकीकरण का परीक्षण लगा दूंगा, सिस्टम की ज़रूरत है तो भाई सिस्टमेटिक ढंग से काम करना शुरू कर दूंगा। मतलब जैसी उसकी आवश्यकता होगी उसके आधार पर मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका विषय विश्लेषण। सही जवाब इसका होना चाहिए आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है भाई। बताइए जरा, अब क्लियर हो गया है आप लोगों को?
ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए कि अवलोकन विधि जो होता है उपयोग किया जाता है सृजित आंकड़ों क्या कहलाते हैं, वहाँ पर प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। करेक्ट हो गया आप लोगों का, बोलिए। जी सर जी। ओके जी। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो 7 बोलता है, ये प्रश्न थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूज कर रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ अभी। देखिए ये है जो अमूल परिवर्तनवादी समाज का, इसको सिर्फ इतना याद रखिए, रेडिकल सोशल वर्क। अब देखिए जो रेडिकल सोशल वर्क था, जिसको मूलभूत, अब ध्यान समझिएगा, मूलभूत के आधार पे होता है तो वो आपका नाम आता है बेली का। बट यहाँ पे मूलभूत का नहीं पूछा गया है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे अमूल परिवर्तनवादी समाज कार्य को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बेसिकली जो था बेली का, वो थेरेपी के रूप में यूज़ होता था, लेकिन ये थेरेपी के रूप में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये थेरेपी के रूप में यूज़ नहीं होगा, तो इसको नाम रखा गया अमूल परिवर्तनवादी समाज कार्य। और ध्यान रखना, ये लियोनार्ड का नाम सुना, लियोनार्ड, नहीं सुने हो ना, लिख लो, नहीं सुने हो तो। लियोनार्ड ने 1975 में, मेरी बात को ध्यान सुनिए, 1975 में व्यक्ति पर लगाए गए जो परिणाम थे, उन परिणामों को कम करने के लिए एक प्रकार से अगर मैं बताऊं तो कट्टरपंथी समाजकार, तो रेडिकल को कभी कभी हिंदी अगर आ जाती है शुद्ध तो कट्टरपंथी भी पूछ लेता है। तो कट्टरपंथी समाज कार्य को जो विकसित करने वाला व्यक्ति है वो 1975 में लियोनार्ड ने विकसित किया था। और बेसिकली ये था व्यक्ति के पर लगाए गए जो परिणाम है, उस परिणामों को जानने को लेकर और नकारात्मक क्रियाविधि को दूर करने को लेकर बात की गई थी लियोनार्ड के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये आपका 1975 हो जाएगा। सोशल डायग्नोसिस में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोग खासकर इसका तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैरी रिचमंड का नाम। मैरी रिचमंड ने 1917 में सोशल डायग्नोसिस ही नहीं 3 किताबें लिखी है और बहुत ही फेमस है, तीनों से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। एक किताब का नाम है सोशल डायग्नोसिस, दूसरी किताब का जो नाम है उसका व्हाट इज़ सोशल केस वर्क, व्हाट इज़ सोशल केस वर्क। और ध्यान रखना, मैं व्हाट इज़ सोशल केस वर्क बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल देता हूँ कि व्हाट इज़ सोशल वर्क, व्हाट इज़ सोशल वर्क, तो वहाँ पे नाम चेंज हो जाता है, एलिजाबेथ एन एग्नू का नाम आ जाता है, एलिजाबेथन एन एग्नू का नाम आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने केस वर्क जोड़ दिया है, तो इसलिए अच्छा, जो एग्नू के साथ मिले हुए हैं वो मतलब सहभागी, जैसे मित्र हैं एक तरीके से, तो मित्र बनकर उन्होंने अपने उस किताब को लिखा है, एलिजाबेथन और मैरी रिचमंड, तो वहाँ पर भी नाम आ जाता है कभी कभी अगर सोशल वर्क पूछता है तो। ठीक है, तो व्हाट इज़ सोशल वर्क भी उसी का आता है और बेसिकली इसका नाम ज़्यादा एलिजाबेथन का नाम आता है, तो ये बात ध्यान रखना। और एक तो हो गया फ्रॉम टू चैरिटी सोशल वर्क, सोशल केस वर्क हो जाएगा, और दूसरा है सोशल डायग्नोसिस, और एक किताब और है आपका फ्रॉम टू चैरिटी सोशल वर्क, व्हाट इज़ सोशल केस वर्क और सोशल डायग्नोसिस। ये 3 किताब जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम में कई बार बनकर पूछा गया है। तो यहाँ पर व्यक्तियों की समस्या का निदान करने की जो प्रक्रिया थी, मैरी रिचमंड ने सिगमंड फ्रायड से प्रेरित होकर वो सारी की सारी चीज़ें जो है मेंशन किया है सोशल डायग्नोसिस पुस्तक में, किस तरीके से समस्या का निदान किया जाएगा। ठीक है, बच्चों का या व्यक्ति का इस तरह की क्रियाविधि जो है सोशल डायग्नोसिस में की गई है। एकात्मक अभिगम का मतलब होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये यूनिटरी अप्रोच होता है, और यूनिटरी अप्रोच की बात करूँ तो 1950 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1950 में 1950 के दशक में लुईस कोजर का नाम आता है। किसका नाम आता है? लुईस कोजर का नाम आता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, सारी की सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सामाजिक संघर्ष, अब देखो एक बार मैच करने वाला मिला था, तो प्रवीण बोल रही थी कि भाई सर द्वंद्वात्मक में कोजर का नाम कैसे आ जाएगा, सर द्वंद्वात्मक में कोजर का नाम हो तो कार्ल मार्क्स ने दिया है ना कोजर। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोजर ने सामाजिक संघर्ष के कार्यों को लेकर उसके सिद्धांत को विकसित कर दिया था। कोजर क्या काम कर दिया था, जो भी समाज कार्य के, जो भी समाज में जो संघर्ष हो रहे हैं, उन संघर्षों के जो कार्य से संबंध में जो द्वंद्व हो रहा था, उन संघर्षों के आधार पर इसने सिद्धांत विकसित कर दिया लुईस कोजर ने। तो उसी सिद्धांत का इसने नाम दे दिया कि एकात्मक अभिगम है। ये क्या नाम है उसका? एकात्मक अभिगम नाम है। तो ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। अब क्रम लगा के मुझे बताइए कौन सा सही होगा, A B C D में से कौन सा सही है? क्रम लगाइए। तो बी इज द करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1917, 75,
अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के मन में। प्रश्न भी यूजीसी देखो अजीबो गरीब पूछता है, या तो आप यहाँ पे लगा रहे हैं आरोही क्रम में, या तो आप लगा रहे हैं आरोही क्रम में। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिए, पहले आप हमेशा एग्ज़ाम में क्या करना, छोटे से लगाना। अगर ऐसे प्रश्नों को कन्फ्यूज़ करे आप लोगों से, तो सबसे पहले कौन आया वहाँ से लगाना, वह आपका जो जवाब होगा सही माना जाएगा। अगर यहाँ पर कालक्रमानुसार तो दिया नहीं, अनुक्रम दर्शाने की बात किया गया, तो आपने क्या कर दिया, सबसे छोटे क्रम मतलब सबसे पहले कौन सा आया है, तो सबसे पहले 1950 आया है, तो एकात्मक अभिगम हो जाएगा, है ना ये। और उसके बाद कौन सा आया, वो उसके बाद जो आया अमूल परिवर्तन 1975, उसके बाद सोशल डायग्नोसिस आया। तो ये वाला जो जवाब होता है, ये वाला सही बेसिकली माना जाता है, ठीक है। इसका आप करेक्ट करिएगा जवाब, ठीक है भाई। अब समझ में आ गया आप लोगों का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि नहीं होगा। बी आपने यहाँ से लगा दिया, सबसे बाद में 1917 को रखा, फिर उसके बाद आपने क्या रख लिया, 1950 को रख लिया, है ना, यही किया है ना आपने। फिर बाद में आपने सबसे इसको रख लिया, 1975 का रख लिया, यही किया है ना आपने। बोलिए एक बार। 17, 50, 75, बी होगा ना सर। 17, 50, 75, 1917 में पहले आया, फिर 50 आया, फिर उसके बाद 75 आया, ठीक है भाई। हाँ सही, ऑप्शन नंबर बी ही फिर तो होना चाहिए, 17, 50, 75, ठीक लगा रहे हो आप लोग। हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए भाई इसका, तो है ना। चलिए ठीक है, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, एक प्रश्न आपके सामने ये है कि जिस डिग्री तक, अब देखो डिग्री का मतलब आप समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से, और प्रश्न ये थोड़ा सा फैक्ट के आधार पे है, और ये फैक्ट से आप कर पाएंगे ईजिली। तो एक जिस डिग्री तक उपकरण वास्तव में माप करता है, माप का मतलब मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, तो जिसका कि वो मापने का दावा करता है, तो वो कहलाता है क्या। जैसे मान लीजिए कोई डिग्री है, उसके आधार पे आपने क्या किया है, उपकरण लगा दिया, टूल्स, उपकरण का मतलब होता है टूल्स, तो आपने क्या कर दिया, टूल्स लगा दिया, और उस टूल के माध्यम से आपने मापन कर रहे हो। तो बताओ जरा कि मापन का जो दावा होगा वो कहलाएगा क्या, रचना कहलाएगी, वैधता कहलाएगी, कि विश्वसनीयता, की सीमांकन। बोलिए। वैधता। नो, गलत, वैधता होगा सर। वैधता गलत हो जाएगा, नहीं नहीं, वैधता गलत हो जाएगा। डिग्री के उपकरण में टूल्स का जो मापन होगा उस हाँ विश्वसनीयता होगा, रचना भी नहीं होगा। हाँ विश्वसनीयता इज द राइट जवाब इसका होगा, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। कारण ये है कि जब आपने किसी टूल्स का प्रयोग करते हैं, तो ये जानने के लिए करते हैं कि वो कार्य कितना सक्सेस है, कितना सक्सेस नहीं है, कितना विश्वसनीय है, कितना नहीं है। तो ऐसे में जो डिग्री का एक उपकरण वास्तव में रियल चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करता है, तो विश्वसनीयता जानने के लिए, वैधता तो वैलिड चीज़ों को बताया जाता है कि वैलिड कहाँ तक है, लेकिन टूल्स की बात अगर किया जाए तो ये बेसिकली विश्वसनीयता में आती है। सीमांकन आपका गलत हो जाएगा, निर्धारित कोई एक सीमा हो वहीं तक किया जाए, उसके बाद ना किया जाए। रचना एक प्रकार के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर देता है, ढांचे को, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही मान जाएगा। इस प्रश्न को देखो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। अब देखो कभी कभी एग्ज़ाम में आप लोगों से ना हिंदी ना लिखकर ऐसे इंग्लिश में आ जाता है, इंग्लिश इसको बोलते हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस जो है कब लाया गया है, 1921, हाँ कि 1919 में, कि 1920, कि 1922, बोलिए। फिर 1920 में। 1920 सर। 1920, यस सर। 1920 नहीं, ये कॉन्फ्रेंस जो मतलब लागू हुई पूर्णतः रूप से 1921। करेक्ट जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1921, ठीक है। करेक्ट जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1921 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस जो है ये बेसिकली पूर्णतः रूप से स्थापित या पूर्णतः रूप से लागू संचालन या संपूर्ण रूप से संचालन की जो क्रियाविधि थी वो 1921 की थी। यही आपका करेक्ट जवाब है, इसे आप भूलना मत, याद रखना 1921, ठीक है भाई। सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं के बारे में देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। कार्ल मार्क्स के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। वर्ग के बारे में बात किया, वर्ग का मतलब क्लास, वर्ग का मतलब क्लास होता है ना, इसको पता है, आप लोग जानते कि नहीं। संघर्ष,
है ना। एक तो ये चीज़ जानते हैं संघर्षवाद के बारे में, द्वंद्ववाद यानी द्वंद्व के बारे में भी जानते हैं, तो ये तो आप इजीली लगा लेते हैं और यहीं से प्रश्न ही बनाया जाता है आप लोगों से। इसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, जो कोटेशन जो शब्द दिया है इसने, उसी से प्रश्न बनते हैं। इसके डीप में नहीं पूछा जाता है ये कि ये क्या दर्शन है, मतलब क्या क्या चीज़ें बोला, इससे नहीं पूछा जाता प्रश्न आप लोगों से, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑगस्ट काम्टे के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत डीप में बताया है, अगर याद है तो फिर तो ठीक है, और नहीं याद है तो सुन लीजिए दोबारा से आप लोग। 1822 में इसने ऑगस्ट काम्टे ने 3 नियम बनाए थे, और ध्यान रखना वो 3 नियम को इसने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। एक को बोला आध्यात्मिक, एक को क्या बोल दिया था, आध्यात्मिक बोल दिया था, और दूसरे को जो बोला था तात्विक। अच्छा, आध्यात्मिक का मतलब था काल्पनिक भी, आध्यात्मिक का जो मतलब था वो काल्पनिक भी, मतलब इसका अर्थ। अगर मान लीजिए काल्पनिक मिलता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बात यही है, सिमिलर है। तो तात्विक बोल दिया एक, दूसरे जो बोला उसने तात्विक बोला, और तात्विक को इसने बोला गुणात्मक, सबके 2-2 नाम रखा इसने, गुणात्मक बोला। और तीसरे को इसने बोला वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक को ही एक और नाम दिया था इसने, कोई बता सकता है? सकारात्मक। सकारात्मक। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। देखो किसी ने बताया है, बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। तो ये 3 नियमों के बारे में जो जिक्र करने वाला व्यक्ति है, सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं को नियमों में प्रतिपादन करने वाला 1822 में ऑगस्ट काम्टे का नाम आता है। इसको मैंने आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर रखा है और क्लास भी दे रखा है आप लोगों को अच्छे से। टालकाट पार्सन्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, संरचना कार्यात्मकता के लिए ये बहुत फेमस आदमी है ना। तो टालकाट पार्सन्स ने अगर मैं आपसे बात करूं तो नाम सुना होगा आपने, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम किसने बोला है? द सोशल सिस्टम के बारे में बात किया है। अब देखो मैंने आपसे बोला था, यहाँ एक ऊपर अभी नाम आया था मार्गरेट मीड का नाम, तो मैंने कहा था कि संस्कृति और उसके साथ प्रतिबद्धता के बारे में चर्चा किया था उसने। लेकिन यहाँ पे जो सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम के बारे में काम करने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए संरचना दे दिया था, और वही संरचनावाद कहो या इसे आप कहो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। संरचना जो सामाजिक क्रिया है, उस सामाजिक क्रिया की संरचना की बात करो तो भी नाम इसका आ जाता है टालकाट पार्सन, और इसे संरचना का पिता भी कहा जाता है, ठीक है भाई, संरचनावाद का पिता भी इसे बोला जाता है। तो याद रखिएगा संरचनावाद, ये काफ़ी बार पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में, संरचनावाद है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम तो आप लोग भली भांति तरीके से जानते होंगे, सोशल स्टैटिक्स इसकी पहली पुस्तक है, और ये बहुत फेमस है इसी किताब से। इसकी किताब का नाम था सोशल स्टैटिक्स, जिसको बोलते हो सामाजिक सांख्यिकी। जैसे आप लोग अगर हरियंट की अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उस पुरानी बुक में एक चैप्टर डाला गया है स्टैटिक्स का, उसमें माध्य मीडियम माध्य है, मीन मीडियम मोड है। तो दिया है ना इन्होंने जी, सोशल स्ट्रक्चर भी तो दिया है। हाँ समझ, देखो इनका सोशल स्ट्रक्चर जो है इनके विचार है, इनका विचार है उसमें, ठीक है भाई, सोशल स्ट्रक्चर में इनके विचार है, उनकी अवधारणाओं को लिया गया है। बट आप अगर संरचनावाद के बारे में अगर आपको प्राथमिकता देनी है तो हर्बर्ट स्पेंसर को ना होते हुए टालकाट पार्सन्स को दे तो वो सबसे बेटर माना जाएगा। हाँ मानता हूँ भाई, देखो हर मेलिनोवेस्की नहीं दिया क्या, मेलिनोवेस्की के बारे में पढ़ो तो मेलिनोवेस्की भी दिया है, मर्टन ने आर के मर्टन भी दिया है, तो सबके अलग अलग विचार हैं। जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उन चीज़ों को ध्यान, सोशल स्टैटिक्स से ये प्रश्न बनाने वाला है, ये टॉपिक इसका होता है। संरचनावाद में आपसे प्रश्न बनता है तो संरचनावाद की जो चीज़ें होंगी वो आपका हो जाएगा टालकाट पार्सन्स के, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से जो विकासवादी का सिद्धांत था वो आया था, विकासवादी का जो सिद्धांत था ये हर्बर्ट स्पेंसर से ही लेकर आ गया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो होगा ये सही हो जाएगा। और थ्योरी ऑफ, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे थ्योरी ऑफ सोसाइटी, तो थ्योरी ऑफ सोसाइटी बताइए किसका, हर्बर्ट स्पेंसर के टालकाट पार्सन का है, बताइए जरा। थ्योरी ऑफ सोसाइटी किसकी है, थ्योरी ऑफ सोसाइटी किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर। नहीं स्पेंसर का सर। हाँ यहाँ पर नहीं, थ्योरी ऑफ सोसाइटी जो होगी ये आपकी हो जाएगी इसकी टालकाट पर्सन्स की, ठीक है, इसके बारे में इसका हो जाएगा। और विकासवादी का जो सिद्धांत होगा वो हर्बर्ट स्पेंसर का हो जाएगा। उदारवादी जो हो जाएगा ये भी हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। और सोशल स्टैटिक्स आपको पता ही हो चुका है 1850 में सोशल स्टैटिक्स, ठीक है, ये पता हो चुका है। अच्छा, जो लेमार्कवाद था, लेमार्कवाद का प्रयोग किसने किया है, कौन बताएगा? लेमार्कवाद का, भाई हालांकि नाम तो है ही है लेकिन उसका प्रयोग किस बंदे ने किया था इसमें से, तो यही बंदा है, हर्बर्ट स्पेंसर ही है, यही है, ठीक है भाई, यही है, ठीक है ना।
और इसने औद्योगिक सिद्धांत को भी विकसित किया। आतंकवादी और औद्योगिक सिद्धांत अगर एग्जाम में मिल जाए, जैसे शब्द मिल जाए आपको, लिखा मिल जाए आतंकवादी और औद्योगिक विकास का सिद्धांत किस बंदे ने दिया है, किस व्यक्ति ने दिया, तो भी इसी का नाम आ जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए जरा एक बार मुझे, कमेंट करिए। हाँ, अगस्त काम्टे इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न इतना इजी आ रहा है आपके सामने कि अगर मैं कुछ बताऊं भी ना तो कॉमन सेंस से भी लगा लेंगे आप लोग। देखिए, पहले तो आप श्रम न्यायालय समझिए। श्रम न्यायालय जानते हैं? श्रम न्यायालय को देश के हर राज्य में स्थापित किया गया है, आप जानते हैं। ताकि, अच्छा, ये स्थापित क्यों किया गया श्रम न्यायालय? ताकि भाई अगर किसी, मान लीजिए किसी भी प्रकार की किसी कर्मचारी को या उसके नियोक्ता के द्वारा अगर जो भी उसका शोषण हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर के माध्यम से जो भी उसका शोषण किया जा रहा है या उसे पीड़ित या प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसके आधार पर कर्मचारी यहाँ पर क्या कर सकता है, आकर अपना गुहार लगा सकता है। गुहार का मतलब समझ रहे हैं आप? गुहार का मतलब क्या बोलते हैं गुहार को? अगर बोला तो इसको क्या बोलेंगे? अपनी याचिका जैसे बता सकता है। हाँ, अपनी याचिका हाँ, अपील करना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। वेरी गुड। तो यह एक प्रकार का आपका हो जाएगा श्रम न्यायालय। तो श्रम न्यायालय बेसिकली इसी से उससे संबंध में ही है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि अधिनिर्णायक प्राधिकरण होगा। अच्छा, प्राधिकरण का मतलब होता है अथॉरिटी। क्या होगा? अथॉरिटी होगा, है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो अधिकार वगैरह को लेकर, है ना। और बंदोबस्त अगर बात करूं या सामाजिक की बात करूं या उसके बाद स्वैच्छिक की बात करूं, तो बताइए जरा कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहले तो मैं, हाँ पहले, चलो ठीक है, पहले मैं एक एक कर, ओके ठीक है, मैं एक एक करके डिसाइड करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सामाजिक प्राधिकरण होता है, ये देखो नियम, कानून और आदेशों के माध्यम से कार्यों और उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। तो सामाजिक प्राधिकरण क्या होता है कि नियम, कानून, निर्देश जो भी होंगे उसी के माध्यम से उसके व्यवहारों को क्या किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। और बंदोबस्त जो प्राधिकरण होता है, ये अधिकार को, जो अधिकारी होता है उस अधिकारी को पूर्णतः आंशिक रूप से, किस रूप से? आंशिक रूप से, मतलब कम। आंशिक का मतलब क्या होता है? कम होता है ना। तो आंशिक रूप से दावे को निपटाने के लिए और उसकी अगर मैं बात करूँ समझौता करने के लिए, ये अधिकार बंदोबस्त वाला होता है। तो आंशिक रूप, ध्यान रखिए, बंदोबस्त याद रहेगा आपको। आंशिक रूप से, चाहे उसके समझौता करे, आंशिक रूप से समझौता कर रहा है, उसके दावे को निपटा रहा है तो आंशिक रूप से निपटा रहा है, तो वो बंदोबस्त प्राधिकरण होता है। तो भाई देखिए, ना तो समाज आ जाएगा ना ही आपका बंदोबस्त आएगा, दोनों आपके गलत हो जाएंगे यहाँ पर तो श्रम न्यायालय में। ठीक है भाई, श्रम न्यायालय दोनों आपके गलत। और श्रम न्यायालय आप जानते हैं कि क्या होता है भाई, कि कोई कर्मचारी को उसके साथ अगर मान लीजिए दुर्व्यवहार कर रहा है, असामाजिक व्यवहार कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसे प्रताड़ित कर रहा है, तो वहाँ पर जाकर क्या कर रहा है, अपनी अपील वगैरह दे रहा था, है ना। तो इस तरीके का मतलब न्याय चाह रहा है वो, तो ये क्रियाविधि नहीं होगी, ना ही बी होगा ना ही डी होगा। अगर मैं आपसे बात करूं ऑप्शन नंबर सी की, स्वैच्छिक प्राधिकरण के बारे में, तो स्वैच्छिक, देखो इसका तो आप तुरंत सोचा करो एनजीओ। जब कभी इस तरीके का नाम आए तो एनजीओ सोचा करो, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा करो। इसके माध्यम से क्या होता है कि समाज में जो भी व्यक्ति मतलब जो भी व्यक्ति असहाय होता है उसको क्या किया जाता है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। तो स्वैच्छिक प्राधिकरण जो है बेसिकली ये पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पर बात नहीं करेगा, क्योंकि कोई का श्रम न्यायालय है तो उसका काम कहो एनजीओ कर ले, तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं कर सकता है काम। तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। बचा आपके पास अधिनिर्णायक। अधिनिर्णायक क्या होता है कि यहाँ पर अधिनिर्णायकर्ता जो होते हैं उसी निर्णय पर पहुँचते हैं, यानी आदेश देने का अधिकार की जो क्रियाविधि होती है वो अधिनिर्णायक अधिकारी का होता है या प्राधिकरण के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर उस कार्यालय में आकर कर्मचारी आकर अन्याय के खिलाफ अपील वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो दावा कर सकता है। और क्यों कर सकता है? क्योंकि आदेश देने का अधिकार जो है यही प्राप्त है, इसी को प्राप्त है। कोई भी एक्शन लेगा तो अधिनिर्णायक प्राधिकरण के ही माध्यम से लिया जाएगा। तो यह एक प्रकार से निर्णय तक पहुंचने की क्रियाविधि होती है श्रम न्यायालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट माना जाएगा आपका। क्लियर हुआ? बताइए, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा आप लोगों का, ठीक है ना। अभी देखो, मैंने आज ही आप लोगों से पढ़ा रहा था संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में। तो मैंने वहाँ पर आप लोगों से बताया भी था कि किस तरीके से जो अधिनियम आते हैं, उस अधिनियम में मजदूरी भुगतान अधिनियम था, उसमें कटौती के बारे में जिक्र हुई थी।
तो ज़रा मुझे बताइएगा कि मजदूर भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार नियोक्ता को कर्मचारी की मजदूरी में से अधिकतम कितनी राशि कटौती करने का अधिकार पाया जाता है, या कितने अधिकार मतलब इसको कितने % का जो है छूट मिलती है? सर ए ए सही जवाब। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 25%। हाँ यही आप नहीं 75% आपका गलत हो जाएगा। 75% ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 25%। और 25% में आपका ESI हो जाता है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था PF हो जाता है उसमें आपका। अगर आप अनुपस्थित रहेंगे मतलब अनुपस्थित हो जाते हैं तो भी वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब जितनी भी सारी कटौतियाँ होती हैं इनकम या टैक्स वाला सारी कटौती इसी के अंतर्गत में आ जाती है, सारी की सारी 25% के अंतर्गत। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, और मुझे नहीं लगता कि इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बट जानकारी के लिए आप इसे ध्यान रखिएगा। 2009 में पूछा गया था, जून 2009 में पूछा गया था, 2021 चल रहा है। इसमें मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न बनेगा। ये बहुत ही सिली प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, फैक्ट पर है ये डायरेक्ट। याद रखिएगा, अगर बाय द वे पूछ लेता तो आप लगा देना आंख बंद करके 25। एक प्रश्न और कि समाज कार्य की शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित किया गया था? अब ये तो बहुत सरल प्रश्न है। और हाँ आप देखो, आप लोग सोशल वर्कर हो तो इसलिए आप सबको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा आप लोगों के लिए। तो जब भी कभी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो आप तुरंत समाज कार्य शिक्षा परिषद को वेबसाइट पर देखिए और पढ़िए इसके बारे में, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो आप देख रहे हैं समाज कार्य शिक्षा परिषद 1952 होगा कि 1936 होगा? कौन बताएगा भाई? 1936 होगा सर। तो 52 है तो 36 तो वो था ना दोराबजी वाला, 1952 होगा सर। देखो ये समाज कार्य शिक्षा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स है, ये बेसिकली इंटरनेशनल फेडरेशन सोशल वर्कर्स है यहाँ पर। इस प्रश्न को उसमें छोड़िए, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें कि 1936 में होगा कि 1952 में होगा, ठीक है। इसको इस क्वेश्चन मार्क लगाइए। अभी मैं इस क्लास समाप्त होने के बाद ग्रुप में आप लोगों को मैसेज छोड़ दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को बता दो यहाँ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर तो मुझे याद है ये 1952 का है, और 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम है ये भी याद है, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तो सभी को पता होगा, है ना। अच्छा ज़रा मुझे बताइए इसकी स्थापना किसने किया है? 1936 में जो टाटा इंस्टीट्यूट का था, किसने इसकी स्थापना की है? TISS का? हाँ नहीं, ये तो मनसट निदेशक हैं उसके, निदेशक नहीं पूछ रहा हूँ, स्थापना की बात कर रहा हूँ। मनसट निदेशक। चलो आप लोगों को मैंने ये बता, हाँ दोराब जी, ठीक है बहुत बढ़िया। दोराब जी उन्हीं का नाम ही था, दोराब जी करके नाम था, ठीक है। तो उनका नाम था जोगिंदर दोराब जी करके, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखिएगा उसका। और अगर मैं बात करूँ 1949 का, तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय का है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए लखनऊ का, है ना। अच्छा 1952 का भी मानव अधिनियम भी तो है ना सर? हाँ जी फिर गूगल में मानव अधिनियम में 19 एक मिनट, गूगल में क्या दिखा रहा है? 1952 किसका? समाज कार्य शिक्षा परिषद का। यस हाँ तो ठीक है, फिर इसी को लगा लीजिए आप 1950। और याद रखना इसके साथ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स भी आया था इसके, इसी के तहत इसी समय, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और लीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये तो आपको सभी को पता होगा। 71 कहाँ पर है भाई? 71। हाँ तो 71 ये तो सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। और चलिए बाकी इसमें 71 करेक्ट 71। चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को लगाइए जरा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए। क्या होना चाहिए? चलो देखिए प्रश्न इसका बी होगा सबसे पहले, ऑप्शन बी होगा। बी होगा। अच्छा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इंग्लिश भी दिखा दूंगा। देखो मैं बताऊं, इसका जो रक्षण का मतलब होता है विशिष्ट, मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और प्राथमिक रोकथाम की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये एक प्रकार का प्राइमरी प्रिवेंशन की बात हो रही है, रोकथाम की बात हो रही है। रिहेबिटेशन मतलब पुनर्वास की बात की जा रही है। प्राथमिक रोग निदान की अगर मैं बात करूँ तो ये एक प्रकार से अर्ली डायग्नोसिस की बात कर रही है, ठीक है ना। अर्ली का मतलब होता है शीघ्र, ठीक है भाई।
प्राथमिक। और द्रुत एवं सही सही उपचार है, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे आप लोगों को हिंदी मिलने वाली भाई साहब। और मैं बता दूं, द्रुत का मतलब होता है प्रांत, प्रांत का मतलब होता है सहायता, द्रुत का मतलब होता है सहायता, याद रखिएगा। अब आज तक आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा द्रुत का मतलब सहायता कहाँ से हो सकता है सर, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसे प्रांत बोलते हैं। प्रांत का मतलब होता है सहायता, एक प्रकार से हेल्प। और सही सही उपचार करने का जो मतलब होता है एक्यूरेट ट्रीटमेंट। तो ये आप सोचिए यहाँ पे अपने कॉमन सेंस का प्रयोग है। वर्ष वगैरह मत डिसाइड करिएगा कि भाई कौन से सन में क्या आया क्या नहीं, ये सन वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है। अनुक्रम लगाइए, अपने आधार पर लगाइए, इसका सही क्रम कैसा होना चाहिए। क्या आप बताइए, सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले तो ये आप विशेष तरीके से, विशिष्ट तरीके से उसे क्या करेंगे, रक्षित करेंगे, ठीक है भाई। रक्षित प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो ये आपका सही माना जाना चाहिए, ऑप्शन ए। और अगर मैं आपसे बात करूं तो इनमें से देखिए, आपको अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आपका आना चाहिए क्या, प्राथमिक रोग आना चाहिए कि प्राथमिक रोकथाम आना चाहिए। तो प्राथमिक रोग निदान की प्रक्रिया आनी चाहिए, प्राथमिक रोग निदान की प्रक्रिया आनी चाहिए, तो यह आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक रोकथाम आना चाहिए, पुनर्वास आना चाहिए कि प्रामटिंग आनी चाहिए। तो उसके बाद आपका आपका प्राइमरी जो प्रिवेंस होगा ये होना चाहिए आपका, रोकथाम इसके बाद आता है, निदान के बाद, ठीक है भाई। निदान आपने कर दिया तो आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे ना आप लोग, ये चीज़ें सबसे लास्ट में। तो आपको यही ध्यान रखना, पुनर्वास होना। पुनर्वास का मतलब होता है एक प्रकार से उस व्यक्ति को दोबारा से आपने पुनर्वासित कर दिया है, मतलब एक प्रकार से अगर वो समस्या में था और वो फिर सुधर गया, फिर उसके बाद समस्या आ गई, अब उसको पुनर्वासित कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिहेबिटेशन, यानी पुनर्वास उसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद आप प्रांप्ट देंगे, यानी उस समस्या में अगर मान लो समस्या कोई दिक्कत आ रही है तो उसे हेल्प के माध्यम से ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये आपका 4 आ जाएगा और लास्ट में आपका जाएगा 5th। यही आपका सही क्रम हो जाएगा, 1 2 3, ये सारे के सारे क्रम ही लगाया हुआ है, ABCD, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है। सारे क्रम है यहाँ पर, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। चलिए एक और प्रश्न देखिए यहाँ पर, और ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये प्रश्न बहुत सरल है, आप इसे कॉमन सेंस से प्रयोग करके लगाइएगा। निम्नलिखित में से एक कार्य संतोष का सूचक नहीं है। निदान के बाद रोकथाम करेंगे, निदान के बाद आप क्या करेंगे, रोकथाम करेंगे। रोकथाम के बाद निदान करेंगे, ये कैसे हो सकता है। प्रिवेंस करने का मतलब होता है यहाँ पर पहले अर्ली काम करेंगे, पहले अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे, शीघ्र निदान करेंगे, तो इसलिए आपका पहले ये आएगा भाई, अर्ली इंटरवेंशन में सबसे पहले यही आएगा, अर्ली डायग्नोसिस सबसे पहले ये होगा। उसके बाद आपका ये हो जाता है प्राइमरी लेवल का, तो पहले अर्ली होगा उसके बाद प्राइमरी होगा, ना कि पहले प्राइमरी फिर अर्ली हो। अर्ली का मतलब होता है शीघ्र, ठीक है, ये जरूरी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से बताइए जरा, एक कार्य संतोष का सूचक नहीं है, बताइए। नाम सुना है ई सिसोरे का नाम, ई शी शोर, ठीक है, आप इसे याद रखिए, ई शिशोर, ठीक है भाई। या थॉमस, नाम नहीं सुना होगा, पहली बार देख रहे भी होंगे आप लोग, कोई बात नहीं, नोट करिएगा इनका नाम भी, ठीक है। 1975 में, 1975 में इसने समाज कार्य के संबंध में इसने कुछ बातें बताई थी, एक प्रकार से संतोषप्रद वाली बातें। और वो संतोषप्रद वाली जो बातें थी, जैसे मोटिवेशन था, उच्च प्रेरणा थी, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं आप लोगों से मोरल टाइप के, जैसे उच्च मनोबल की बात, प्रोडक्शन की बात, किसी कार्य को लेकर, कार्यों में मनोबल भी होना, उत्पादकता होना, प्रेरणा होना, ये सत्य है। लेकिन हाई रेट ऑफ लेबर की अगर बात किया जाए, लेबर हाई रेट यहाँ पर बात की जा रही किसके बारे में, टर्नओवर की, मतलब टर्नओवर मतलब हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, ये गलत है। ये आपका, इसने स्टेटमेंट इसके बारे में चर्चा ही नहीं किया था। इसकी अगर आप पढ़ेंगे थ्योरी ना, तो इसके थ्योरी में ये तीनों के बारे में आपको मेंशन किया हुआ है, चीज़ें लिख मिल जाती है आप लोगों को। और इसके जस्ट बाद ही TQM, जिसको आप बोलते हो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला, है ना, ये भी मिल जाता है उसके बाद जस्ट वाला। तो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता है सिग्मा से, 6 सिग्मा से, है ना, समान वगैरह मतलब प्रोडक्ट वगैरह से, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब पूछा है नहीं, ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है भाई, पूछा है नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नार्को का नाम सुना है? नार्को, बोलो, आवाज़ जा रही मेरी? क्लियर है? बताओ। नहीं सुना। चलो देखो, ये जो नार्को विश्लेषण है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, नार्को विश्लेषण के विरुद्ध में आलोचना की बात हो रही है। देखो अब मेरी बात को सुनिए, यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह एक प्रकार से परीक्षण है, पहली जो बात। अपराधियों के साथ किया जाता है वही नार्को है। ठीक है, ये तो बात सही आपने जो बताया। अपराधियों के साथ नार्को टेस्ट होता है वही है। वेरी गुड, सही वही है, टेस्ट है ना ये? वही टेस्ट है, वही टेस्ट है। अब सुनिए, पहले यह एक परीक्षण है, और इस परीक्षण में अगर मैं आपसे बात करूं तो नार्को जो विश्लेषण होता है, इसमें एक प्रकार से हम अपराधी या कोई आरोपी व्यक्ति है तो उससे हमें सच अगर मान लीजिए उसे कबलवाना है, सच के बारे में जानकारी लेनी है हमें, तो इसका टेस्ट किया जाता है। तो उस दौरान जो है आपके पास जो होंगे कुछ एक्सपर्ट भी होंगे, कुछ जांच अधिकारी भी होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी कमेटी भी होती हैं, ये सभी की सभी कमेटियां भी उसके पास होनी भी चाहिए। लेकिन इसके संबंध में कुछ लोगों ने आलोचना कर दी। अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए कोई झूठे पकड़ा गया ऐसे कंडीशन पर, तो नार्को विश्लेषण में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए झूठा पकड़ने के लिए कंडीशन पर अगर वो झूठ बोल रहा है, ऐसी कंडीशन पर मिल जाता है, तो उसे बोला जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पॉलीग्राफ टेस्ट बोला जाता है, अगर झूठ बोल जाता है, ठीक है भाई, और उसे पकड़ लिया गया तो उसे क्या बोल दिया जाता है? पॉलीग्राफ टेस्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखो, नार्को विश्लेषण एक प्रकार की दवा अगर आप कह सकते हो, जैसे में अगर मैं बात करूँ तो पेंटाइलन का एक इंजेक्शन होता है, वो चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है। और ये बेसिकली एक प्रकार से अगर आर्टिफिशियल निद्रा अवस्था की बात किया जाए तो बेहोश की अवस्था में प्रेरित हो जाती है चीज़ें, तो उसी दौरान ये सारी चीज़ें जो है कबूलना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन पे एक आलोचना हुई थी, उस आलोचना में से कौन सी आलोचना फिट बैठ रही है आपके सामने? देखिए, यह एक प्रायोगिक विधि है, ये तो गलत हो गया। क्या ये प्रायोगिक विधि तो हो ही नहीं सकती है। यह एक विश्वसनीय विधि नहीं है, विश्वसनीय विधि है बट नहीं, यहाँ पे गलत हो गया ये। ठीक है, देखिए प्रश्न को पढ़िएगा, ये पूछ रहा आलोचना कौन सी नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन के जोखिम पूर्ण में जब होता है तभी ये नार्को टेस्ट होता है। हर व्यक्ति तो सॉरी यह व्यक्ति के जीवन में जो जोखिम पूर्ण होता है उसी से संबंधित होता है। तो अब ये ज़रूरी भी नहीं कि जो व्यक्ति जोखिम पूर्ण से ही समस्या से ग्रसित हो उसी से संबंध में हो, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं कहलाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक समस्या के बारे में जिक्र कर रहा है यहाँ पर, और वो समस्या है जोखिम पूर्ण, तो पर्टिकुलर इस पे नहीं हो सकता है। तो ये गलत। कभी कभी प्रश्नों को मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया ना, सकारात्मक शब्दों के बारे में, नकारात्मक शब्दों के बारे में, उसको थोड़ा सा रिलेट भी किया करें आप लोग, ऐसे ही भी पकड़ लेंगे आप। और यह व्यक्ति के असहायपन का फायदा उठाता है। तो आलोचना की बात हो रही है। देखो मैंने आपसे बोला ना, आलोचना का मतलब समझते हैं आप लोग। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उससे गलत करते हैं तो वो तो सीधा सीधा आपने गलत कर दिया। लेकिन अगर आपने उसी थ्योरी को बताकर कहेंगे कि रोहन सर ऐसी चीज़ें यहाँ पर भी वो भी चीज़ें हो सकती है, तो वो आपने मेरी थ्योरी को आपने आलोचना कर दी है। मतलब आपने गलत नहीं किया, आपने कहा कि भाई इसमें ये भी होना चाहिए। जैसे टॉलमी का नाम सुना होगा, टॉलमी ज्योग्राफी में इसने सबसे पहले एक किताब लिखी थी, टॉलमी ने ज्योग्राफी को। तो सबसे पहले इसने बताया कि जो पृथ्वी है वो कैसे है भाई, गोल है ना। अब इसी की थ्योरी को इन लोगों ने गलत नहीं साबित किया, हालांकि गलत थ्योरी थी इसकी। और इसने ये भी बोला था कि ये जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसकी गलत नहीं किया। लेकिन बहुत सारे जो विद्वान आए उसको बताया भाई अंडाकार होती है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी क्या नाम है सूर्य की परिक्रमा लगाती है, सूर्य नहीं लगाता है। इस तरीके कोटेशन जो है बार बार देंगे। तो इस आलोचना की बात हुई, तो असहायपन का फायदा उठाता है, यही कहलाता है नार्को विश्लेषण की यहाँ पर आलोचना, यही थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये अप्लाइड टाइप के प्रश्न बनाए गए थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे केस वर्ग की बात की गई, उसमें केस वर्ग की पद्धतियों में निम्नलिखित में से वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण क्या हो सकता है कि देखो यहाँ पे वाहनी क्रिया विधियाँ हो सकती हैं, कि प्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है, कि कैथोरसिस हो सकता है। अच्छा कैथोरसिस तो भाई आपको पता हो गया होगा कि भाव विरेचन। देखो यहाँ पर भाव विरेचन है, वहाँ आप धर्म के बारे में देख रहे थे, है ना। तो वो कैथोरसिस एक प्रकार के जो मैं बता रहा था, रिप्रेजेंट करवा रहा था आप लोगों से, अभी लास्ट में क्वेश्चन आया था, उसमें प्रश्न ये बना था
कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीबद्ध चर नहीं होगा, जिसको आप बोलते थे श्रेणीबद्ध को क्या बोला गया था उसमें? सर वो कैथोलिक है वो तो। अच्छा अच्छा, कैथोलिक था, कैथोलिक सॉरी है वो सॉरी तो। सॉरी, जो कैथोलिक था, ईसाई धर्म सॉरी, में होता है। वो सही था। हाँ, मैं सोचा कैथोरसिस होगा, ठीक है, वो कैथोलिक था। तो यहाँ पे देखो कैथारसिस होगा, तो ये कैथारसिस जो था आपका, तो कैथारसिस जो था ये भाव विरेचन है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये भाव विरेचन है, ये क्या होगा आपका भाव विरेचन। और ये जो भाव विरेचन है, अरस्तु के कला और साहित्य के द्वारा जो है दोषित मनोविकारों को उचित रूप से एक विरेचन करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो और ये बेसिकली जो है अरस्तु की थ्योरीज को या उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो मैरी रिचमंड की भूमिका अहम पाई गई थी इसमें। बेसिकली मननशील क्रियाविधियाँ होती हैं, तो ये भी। अब जरा मुझे बताइए, ये हेलन होरिस का है कि पार्लियामेंट का, सॉरी यहाँ पर मैरी रिचमंड का है कि होलिश का है कि गार्डन हैमिल्टन का, किसका है बताइए? मैरी रिचमंड। हाँ, मैरी रिचमंड का ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही हो जाएगा। चलिए इंग्लिश में खा दो ना। कैथोरसिस का इंग्लिश कैथोरसिस ही है। नहीं नहीं, ये पूरा क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन पूरा इंग्लिश दिखा देते हैं लोग। सर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाला तो फ्लोरेंस हॉलिस ने दिया था। फ्लोरेंस होलिस कहाँ गया भाई? ये रहा, देख लो। देखो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपने नाम सुना होगा हेलन होलिस पार्लियामेंट का। आवाज़ जा रही क्लियर? जी सर। तो आपको बता दो, ये बेसिकली सोशल केसवर्क का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस था ये, ठीक है भाई। हाँ सर। और ये इन्होंने इसके बारे में समस्या का समाधान करने की बात की थी, तो 4P के माध्यम से की थी। और फ्लोरिस का नाम आप जैसे अभी आपने बताया भाई, होलिस का जो नाम आता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा के साथ साथ इनकी एक केस वर्क साइको सोशल थेरेपी थी। केस वर्क सोशल साइकोथेरेपी थी, बहुत फेमस थी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1966 में थी ये। और इन्होंने ही वर्गीकरण का उपचार भी बताया है, वर्गीकरण का भी उपचार बताया है। तो ट्रीटमेंट के उपचार के बारे में इसकी नाम भी आता है, इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग भी से, ठीक है भाई। और वैवाहिक, जैसे वैवाहिक संघर्ष में जो महिलाओं का काम होगा, उस महिलाओं के पर्टिकुलर केस वर्क पर काम किया इसने, महिलाओं के वैवाहिक संघर्ष में काम किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये होलिस का ही नाम आता है, ठीक है। और गार्डन हैमिल्टन का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बताइए। जी सर। एन एन थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, अंडरलाइन प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, और वो एक और बेसिक कांसेप्ट ऑफ सोशल वर्क दिया है उन्होंने। कॉन्सेप्ट ऑफ तो सोशल सामाजिक केस वर्क, सिद्धांत दिया है उन्होंने। नहीं सोशल वर्क के साथ साथ आप केस वर्क को भी थोड़ा सा रिलेट करें, जैसे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में नाम आता है इसका, ठीक है। चाइल्ड गाइडेंस के बारे में इसका नाम आता है, और इसका नाम आता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क। सोशल वर्क ना कहे आप लोग, अगर गलत हो जाएगा फिर तो, सोशल केस वर्क होता है, ठीक है। और आपने मेथ्यू का नाम पढ़ा था, मेथ्यू, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है इसके बारे में, मेथ्यू के बारे में थ्योरी आपको बताया भी है, मेथ्यू। और मेथ्यू एंड ग्रेट मैथ्यू ना, इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क। हाँ, इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क। और रॉबर्ट नी का नाम, रॉबर्ट नी का नाम क्या होगा? रॉबर्ट नी। अच्छा, इसकी पीडीएफ भी शायद मैंने आज आप लोगों को भेजा भी है, पीडीएफ भी इसकी आज, आप उसे भी देखना, लास्ट में किताबों के नाम लिखे भी होंगे इंग्लिश में, वहाँ पर आपको क्लियर मिल जाएगा। ये थ्योरी ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में बताता है रॉबर्ट नी, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने भेजा है, इंग्लिश माध्यम से है, लास्ट में देखना, इन सब का नाम आ जाएगा, वही पीडीएफ देख लेना, वो बहुत काम करेगा आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है भाई। एक प्रश्न और देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखिए, सही व्याख्या का चुनाव करना है आप लोगों को। PORK है, SOAP है, SAP है, और STRP है। बताओ जरा क्या है ये? कितने लोग बीस्टिक को जानते हो? बताओ, बीस्टिक को जानते हैं उन्होंने। हाँ, एकीकृत समाज कार्य दिया था शायद, नहीं पूरा प्रिंसिपल ने फिर पूरा ही दिया था। हाँ, हाँ, केशवर का जो प्रिंसिपल था 7 के 7 इसी ने दिया था, बिस्टिक ने। लेकिन इसी ने 19, देखो ये तो प्रिंसिपल दिया था 1957 में, लेकिन 1984 में, आप बिट्रो का नाम मत सोच लेना, बिट्रो भी 1984 में आता है सोशल एक्शन में,
सोशल एक्शन में आता है, आप उसको मत सोचिएगा, यहाँ पर उसका नाम सोचिए डिस्ट्रिक्ट का। और ये 1984 में इसने बताया था सोशल केस वर्क के बारे में कुछ उपकरण, जिसमें से आप यहाँ पर देख रहे हैं PORK है, जिसको आप बोलते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डेड कीपिंग, और इसी को हिंदी में कहा जाता है समस्या उन्मुख रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब रखना आप कह सकते हो, रख रखाव, कीपिंग का मतलब रख रखाव है ना। और SOAP हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और A से आपका क्या बन जाएगा, असेसमेंट प्लान हो जाएगा। इसका हिंदी होती है व्यक्तिपरक उद्देश्य मूल्यांकन योजना। और उसके बाद SAP हो जाएगा आपका, जिसको आप बोलते हो व्यक्तिपरक मूल्यांकन योजना, यानी सब्जेक्टिव हो जाएगा, असेसमेंट प्लान हो जाएगा। और STRAP हो जाएगा। S से आपका क्या बन जाएगा भाई, सब्जेक्टिव बन जाएगा, और T से आपका क्या बन जाएगा, थेरेपिस्ट हो जाएगा, और R से आपका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा, A से आपका असेसमेंट हो जाएगा, और P से आपका प्लान हो जाएगा। इसकी हिंदी होती है व्यक्तिपरक चिकित्सा की प्रतिक्रिया मूल्यांकन योजना। ठीक है, तो ये बताइए है क्या, क्या केस वर्क का रिकॉर्डों का प्रकार है ये, कि बाल अपराधियों के लिए उपचार की पद्धतियां हैं, कि उपयोगिता की वस्तुएं हैं, कि जाने हुए लघु रूप हैं। सही जवाब नो 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 ऑप्शन देखो, लग रहा है। नहीं नहीं सर अब ये सही है सर। ठीक है, मैं आपको समझ गया, आप लोग क्या पकड़ के चल गए। मैं बताता हूँ, आप लोगों ने शायद ये देखा कि यार ऐसे में तो ये उपचार की प्रक्रिया होगी, तो बाल अपराधियों के लिए उपचार की पद्धति हो सकती है। ठीक है भाई, उपचार की पद्धति होनी चाहिए, व्यक्तियों का रिकॉर्ड नहीं। कीपिंग का मतलब ये नहीं कि रख रखाव की बात होती है, लेकिन ये एक प्रकार से ये है क्या, ये तो जानिए, पूछा ये है क्या, ये है उपचार की उपकरण है, ये उपकरण है। तो उपकरण बताइए कहाँ पर ये, कि उपयोगिता की वस्तुओं में होगा, ये तो ए नहीं होगा भाई, ए और डी नहीं होगा, ये तो श्योर है, गारंटी है, ए और डी नहीं होगा। आप मुझे बताइए जरा, बी होगा कि सी होगा, बाल अपराधियों के लिए उपचार की पद्धति होगा कि उपयोगिता की वस्तुएं होंगे। ये देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये उपकरण है, विभिन्न उद्देश्यों को उचित रूप से प्रयोग किया जाए, उचित रूप से प्रयोग किया जाए। बताइए जरा, बी या ए, इंग्लिश दिखा दो, जी सर। देख लो, आर्टिकल्स ऑफ यूनिटिलिटी, जेन्युइन, जुवेनाइल ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। सर ये बी होगा शायद। बी होगा, चल करेक्ट जवाब बी ही है। ठीक है भाई, करेक्ट जवाब इसका बी ही होगा। ठीक है भाई, बी होगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब है आप लोगों का, एक मिनट मैं कहाँ चला गया भाई, अच्छा 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 सही चल रहा था। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल अपराधियों के लिए उपचारों की पद्धतियाँ होगा, यह आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। एक मिनट, सही जवाब ऑप्शन नंबर, क्लियर हो गया आपका, बताइए जरा एक बार, ऑप्शन नंबर बी, ये ट्रीटमेंट है। इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजता हूँ अभी कुछ टाइम में, ठीक है ना, इसकी पीडीएफ भी सेंड करता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं भी सीन कर लूँगा इसके बारे में, और आप भी सीन कर लेना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, एक फ्रॉम चैरिटी टू सोशल केस। ये तो बहुत सरल पुस्तक का नाम है भाई, कौन बताएगा, मैरी रिचमंड है ना। और मैंने नाम भी बताया था इसका, फ्रेंडली विजिटर में भी मैरी रिचमंड का नाम आता है, फ्रेंडली विजिटर में भी नाम इसी का आता है, इसी का व्हाट इज सोशल केस वर्क में भी नाम आता है इसका, इसी का नाम ही सोशल डायग्नोसिस में भी आता है। अच्छा देखो यहाँ पे एलिजाबेथन एंड लिखा हुआ है, एंड एग्न्यू करके, इसका मैंने नाम बताया था। इसकी जो किताब है एक ना, फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क भी है, इसी की किताब है। ठीक है, फ्रॉम टू चैरिटी सोशल वर्क, लेकिन उसमें जो है इसकी जो किताब है ना, उसमें भी मैरी रिचमंड है। तो आप लोग ऐसे मत सोचिएगा, मेरे हिसाब से तो इस प्रश्न को तो गलत साबित कर देना चाहिए था उसे, क्योंकि एक किताब के दो विद्वानों का नाम दे दिया है। व्हाट इज सोशल वर्क बताया था ना, नहीं, सॉरी व्हाट इज सोशल वर्क नहीं बताया था। देखो मैं बताऊँ, व्हाट इज सोशल केस वर्क जो है वो आपका व्हाट इज सोशल केस वर्क जो है ये आपका मैरी रिचमंड का है। फ्रॉम टू चैरिटी सोशल वर्क, सोशल केस वर्क ये भी इसी का है, सोशल डायग्नोसिस इसी का है। फ्रॉम टू चैरिटी सोशल वर्क दे दिया था इसमें। अब देखो फ्रॉम टू चैरिटी सोशल वर्क लिखा हुआ है भाई, अब यहाँ बताइए, फ्रॉम टू चैरिटी सोशल वर्क है, सोशल केस वर्क नहीं लिखा हुआ है। ये इस प्रश्न का तो गलत हो जाता है, बताइए जरा कौन सा होगा, ए सही होगा कि सी सही होगा।
अब बताइए सर जरा। एलिजाबेथ का आपने व्हाट इज सोशल वर्क बताया था, व्हाट इज सोशल वर्क? अच्छा मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं आपको बताऊं व्हाट इज सेकंड सोशल, नहीं होगा ना। एक मिनट मेरी बात नहीं सुनिए। व्हाट इज सोशल वर्क, व्हाट इज सोशल वर्क नहीं, व्हाट इज सोशल केस वर्क है, और ये है मैरी रिचमंड का। मेरी बात को ध्यान सुनिए, मैंने फिर कहा कि फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क, और फ्रॉम चैरिटी टू सोशल केस वर्क, सोशल केस वर्क आपका मैरी रिचमंड का हो जाएगा। और सोशल वर्क में, फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क में वो रिचमंड का भी नाम आता है और एलिजाबेथन का भी नाम आता है। और इस प्रश्न में ज़रा मुझे बताइए आप लोग, ऑप्शन ए होगा कि बी सी होगा? आप लोग इसका क्लास आज मैं यहीं पे रोकूंगा, आप लोग इसका गूगल भी करना, ठीक है भाई, गूगल भी करना। सर दोनों ही आ रहे हैं, दोनों गूगल में तो। गूगल में दोनों के नाम आ रहे हैं। हाँ। हाँ, तो इसका मैं आपको बताऊं, वैसे मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट जवाब होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर केवल पर्टिकुलर की बात होती तो सोशल केस वर्क लिख देता, एग्जामिनर क्या करता, सोशल केस वर्क लिख देता, तो मैरी रिचमंड क्लियर हो जाता। वह समझ रहा था एग्जामिनर कि सोशल केस वर्क लिखूंगा तो मैरी रिचमंड लगाएंगे लोग, और इस वजह से सोशल वर्क में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने ये नाम दिया है। इसलिए मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, इसका सी करेक्ट होगा। तो आप लोग भी एक बार गूगल करना, अगर गूगल कर रहे हो दिखा भी रहे हैं तो भी अच्छी बात है। और फ्रेडलैंडर के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर के बारे में बताया है वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर ने। और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि समाज कार्य एक कला और विज्ञान है, सर मैरी इसीलिए। रिचमंड ही आ रहा है सर इसका आंसर। क्या देख रहे हो आप? सही से देखो, अच्छे से देखो, आप अच्छे से नहीं देख रहे हो। मैरी रिचमंड देखो आप, सोशल फ्रॉम टू सोशल वर्क के बारे में देखो, फ्रॉम टू सोशल वर्क के बारे में देखो। सोशल वर्क ही लिखना है सर, दोनों ही आ रहे हैं, पर मैरी रिचमंड को प्रायोरिटी दी है इसमें। अच्छा, मैरी रिचमंड को प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है भाई, ठीक है। मैं इस प्रश्न को अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, कल जब शुरुआत करूंगा तो यहीं से शुरुआत करूंगा, बता कर शुरुआत करूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले आप इनके बारे में जान लीजिए, इन्हीं दोनों को आप छोड़ दीजिए कन्फ्यूजन में, ठीक है भाई, इनको मैं कल शुरुआत करूंगा यहाँ से। और यहाँ आपको ये समझ में आ गया। और अगर मैं समाज कल्याण की बात करूँ, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क के बारे में तो इसी ने दिया है, कॉन्सेप्ट के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, सामाजिक नैतिकता के बारे में, 20 ईयर्स एट हल हाउस, हल हाउस नाम सुना होगा, प्रीति हल हाउस, अभी आप देख रहे थे। 1889 में आया था। हाँ, हल हाउस कब आया था? 1889 में, 1889 में, 1889 में। 89 में, ठीक है। हल हाउस ये आया कहाँ से है हल हाउस? सर चिकागो। चिकागो के लिए, मेरा कहने का मतलब था एक्टिविया हिल से। अभी मैंने एक पीडीएफ दिया है, उसको आप शेयर करिएगा कैसे आया वहाँ से, ठीक है। जेम्स एडम्स की बात करता हूँ तो युद्ध के समय शांति और रोटी की बात करते हैं, और साथ ही इनका भूमिका होती है हल हाउस में, तो याद रखिएगा हल हाउस के बारे में। इसके बाद आप ज़रूर हल हाउस को देखिएगा, सीन करिएगा पीडीएफ को, वह आपको 1 नंबर दे सकता है हल हाउस, ठीक है। बहुत सारे हैं वहाँ पे, समूह कार्य के बारे में दिया। यहाँ आप लोग बता रहे प्रॉपर्टी मैरी रिचमंड को दी गई है, एलिजाबेथन को भी, चलो मैं देख कर बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर यहीं से मैं कल स्टार्ट करूँगा आप लोगों का क्लास, ठीक है। कल ये सिर्फ इतना बताऊँगा कि इसका सही जवाब कौन सा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई, पढ़ते रहिए, समझते रहिए।